ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करते हैं फिर आज का डिस्कशन। सो दिस इज डे 4 ऑफ PT 365 ऑफ इन्वायरमेंट। तो नेक्स्ट टॉपिक देखो इसमें, दैट इज वाटर पोल्यूशन इन कंजर्वेशन। और इसके अंदर फर्दर जो पहला सब टॉपिक है हमारे लिए, दैट इज ग्राउंड वाटर इन इंडिया। तो अभी रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर फॉर जल शक्ति ने रिलीज़ किया है डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट फॉर द कंट्री फॉर द ईयर 2023। फॉर दैट रीज़न ये वाला जो पार्ट है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और रिसेंटली आप देख भी रहे हो बेंगलुरु के अंदर एक वाटर क्राइसिस चल रहा है, राइट। तो इस पार्ट से क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है और इस बार और इम्पॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज ऐसा एक क्राइसिस हम लोग एक्चुअली अभी प्रेजेंटली विटनेस कर रहे हैं, राइट। तो ये रिपोर्ट किया किसने था, बनाया किसने था, तो दिस वाज कैरिड आउट जॉइंटली बाय द सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड एंड स्टेट्स एंड यूटीज, राइट। तो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के बारे में भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है पिछले 3-4 सालों में, ये पता होना चाहिए। अब इस रिपोर्ट के क्या क्या पैरामीटर्स थे या क्या इसमें से इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स थी वो अपने को पता होनी चाहिए। तो पहला देखो, टोटल एनुअल ग्राउंड वाटर रिचार्ज इन द कंट्री। तो इसमें एक इंक्रीज देखने को मिला है, ठीक है। नंबर हैज़ इंक्रीज फ्रॉम द अर्लियर 437.6 बिलियन क्यूबिक मीटर्स टू 449.08 बिलियन क्यूबिक मीटर्स। नंबर याद रखना ज़रूरी नहीं है, बस ट्रेंड आपको पता होना चाहिए कि इंक्रीज हुआ है हमारा जो ग्राउंड वाटर है, दैट हैज़ इंक्रीज इन द कंट्री। और मेजर इंक्रीज कहाँ हुआ है ग्राउंड वाटर लेवल में, तो दैट हैज़ बीन इन वेस्ट बंगाल, असम, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, गुजरात, बिहार। इन स्टेट्स में हमें इंक्रीमेंट देखने को मिला है ग्राउंड वाटर के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, ओवर एक्सप्लॉइटेड यूनिट्स का एक के अंदर डेटा मिलता है। तो ओवर एक्सप्लॉइटेड यूनिट्स किसको बोलते हैं? ऐसी जगह जहाँ पे ग्राउंड वाटर का जो एक्सट्रैक्शन है वो उसके जो रिप्लेनिशमेंट रेट है उससे अगर ज़्यादा आप एक्सट्रैक्ट करो तो उसे हम ओवर एक्सप्लॉइटेड यूनिट बोलेंगे, ठीक है। जहाँ पे ज़्यादा पानी निकाल लिया उतना उसमें पानी भर नहीं पा रहा है ड्यू टू नेचुरल रीजंस, उसे हम बोलते हैं ओवर एक्सप्लॉइटेड यूनिट। तो ये जो है 11.23% ऑफ द टोटल एसएस यूनिट्स इन वेरियस स्टेट्स। जितने भी यूनिट्स एसएस किए गए थे उसमें ये जो नंबर आया वो 11.23% आया, ठीक है। तो ये वो वाली यूनिट्स है जहाँ पे ग्राउंड वाटर उतना रिप्लेनिश नहीं कर रहा जितना उसका यूज़ हो रहा है। अगेन ये नंबर भी कम हुआ है इन द सेंस के जो ओवर एक्सप्लॉइटेड यूनिट्स का नंबर था ये कम हो गया, विच इज़ अ गुड थिंग फॉर अस, राइट। और ओवर एक्सप्लॉइटेड यूनिट्स के रीजन की बात करें, कहाँ पे ज़्यादा ये रीजन्स देखने को मिलते हैं, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि जहाँ पे इरिगेशन लार्ज स्केल में होता है, जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, यहाँ पे इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ होता है ग्राउंड वाटर का। तो इन रीजन में ओवर एक्सप्लॉइटेड यूनिट्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा राजस्थान और गुजरात में भी है। उधर रीज़न आपको पता है क्योंकि यहाँ पे पानी वैसे ही कम आता है, ठीक है। मानसून से आने वाला जो रेनफॉल है यहाँ पे वैसे ही कम आता है और दैट रीज़न आपको यहाँ पे ज़्यादा पानी रिप्लेनिश होने को ही नहीं मिलता है। इसके अलावा कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के भी कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे हमें ओवर एक्सप्लॉइटेड यूनिट्स मिलते हैं, राइट। ओवरऑल अगर इंडिया के एरिया की बात करें तो इट अकाउंट्स फॉर अराउंड 17% ऑफ टोटल रिचार्ज वर्दी एरिया ऑफ द कंट्री, ठीक है। अगर कंट्री के लैंड एरिया के परस्पेक्टिव में बात करें तो 17% एरिया को बोल सकते हैं ओवर एक्सप्लॉइटेड एरियाज के अंदर आ जाता है इंडिया का। नेक्स्ट देखो, क्रिटिकल यूनिट्स। क्रिटिकल यूनिट्स मतलब जहाँ पे ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन 90 से 100% के आसपास है। तो ऐसे केवल 3% असेसमेंट यूनिट्स थे और कंट्री का 3% टोटल एरिया बोल सकते हैं जो ऐसे क्रिटिकल यूनिट्स के अंदर आ जाता है। फिर सेमी क्रिटिकल यूनिट है, इसमें 70 to 90 का नंबर है और यहाँ पे अराउंड 12% ऑफ टोटल रिचार्ज वर्दी एरिया है। फिर सेफ यूनिट, ठीक है। तो ये कैटेगरीज का आपको आइडिया होना चाहिए कि क्रिटिकल यूनिट बोल रहे हैं तो कितना ग्राउंड वाटर यूज़ कर रहे हैं, राइट। तो जो सेफ यूनिट होती है वहाँ पे ग्राउंड वाटर के एक्सट्रैक्शन शुड बी लेस देन 70%, राइट। तो यहाँ पे टोटल 66% जो टोटल रिचार्ज एरिया वो इसके अंडर आ जाता है, राइट। और इन सभी के अंदर हमें सेफ यूनिट्स के अंदर भी जो है हमें इंक्रीमेंट देखने को मिला है। तो ओवरऑल थोड़ी सी एक अच्छी पिक्चर दिख रही है कि हम जहाँ जहाँ ग्राउंड वाटर कम था वहाँ पे थोड़ा ये जो नंबर है ऐसे एरियाज का जहाँ पे ग्राउंड वाटर ज़्यादा कम था वो अब कम हो रहा है इंडिया के अंदर, ठीक है। बट स्टिल बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पे जो ग्राउंड वाटर है वो बहुत डेप्थ पे पहुंच गया या फिर ख़त्म होने की कगार पे, राइट। अब ग्राउंड वाटर सिनेरियो की बात करें तो आपको पता होना चाहिए इंडिया इज़ द लार्जेस्ट यूज़र ऑफ ग्राउंड वाटर इन द वर्ल्ड। रीज़न बिंग 80% हमारा जो एग्री है दैट इज़ फेड बाय ग्राउंड वाटर। फिर इंडस्ट्रीज़ है उनको सस्टेन करने के लिए चाहिए, तो फॉर दैट रीज़न हम हमारी कंट्री में ग्राउंड वाटर का बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता है।
उसके पीछे फिर एग्रीकल्चर की सब्सिडीज़ भी आ जाती हैं, और फिर प्रमोशन ऑफ वाटर इंटेंसिव क्रॉप लाइक शुगर केन, ठीक है। तो एक टर्म भी इसी के साथ जुड़ जाता है विच इज़ कॉल्ड वर्चुअल वाटर। वर्चुअल वाटर क्या है? हम ऐसी क्रॉप्स को ज़्यादा ग्रो करें या एक्सपोर्ट करें जो कि पानी ज़्यादा कंज्यूम करती है, तो इस तरीके से एक तरीके से हम वर्चुअल वाटर एक्सपोर्ट कर रहे हैं बाकी वर्ल्ड को, राइट। तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, वाटर लेवल इन मोर देन 60% ऑफ द वेल्स मॉनिटर बाय सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड रजिस्टर्ड अ डिक्लाइनिंग ट्रेंड इन द लास्ट 1 decade। तो ये नंबर भी याद रख सकते हो, ठीक है, कि 50% से ज़्यादा जितने भी वेल्स को नापा इस बोर्ड ने, तो उसमें पाया गया कि जो पानी का लेवल है वो कम ही हुआ है, ठीक है। अब इससे इम्पैक्ट क्या हो सकता है? अगर ग्राउंड वाटर कम होता है तो इससे एक तो वाटर सप्लाई नहीं मिलेगा, इसके अलावा अगर एक्यूफर्स श्रिंक होते हैं, एक्यूफर्स मतलब ऐसा नहीं होता कि धरती के नीचे आप ड्रिल करने लगोगे तो हर कहीं आपको पानी मिलता है, पानी आपको एक सिलेक्टेड जगह पे ही मिलता है विच इज़ कॉल्ड एक्यूफर्स। तो एक्यूफर्स क्या होता है? एक्यूफर बेसिकली सेडिमेंट्री रॉक्स के एक फॉर्मेशन होता है जहाँ पे पानी जो है परकुलेट करके स्टोर हो जाता है, ठीक है। ऊपर से पानी जैसे ज़मीन पे पानी आता है तो ज़मीन उसको अब्जॉर्ब करती है, पानी धीरे धीरे परकुलेट होता है और इन एक्यूफर्स में स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो अगर एक्यूफर्स का साइज जो है वो श्रिंक हो जाएगा, मतलब उनमें वाटर का जो साइज है वो कम हो जाएगा, तो ऐसे में क्या है, लैंड ऊपर से दबने लगेगा नीचे और उससे लैंड सब्सिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, फूड सिक्योरिटी को इम्पैक्ट कर सकता है इन द सेंस कि अगर पानी नहीं है तो फिर एग्रीकल्चर जो हमारा डिपेंडेंट है सारा का सारा पानी के ऊपर, वो भी कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। तो इस तरीके से फूड सिक्योरिटी खतरे में आ जाएगी, लाइवलीहुड फॉर फार्मर खतरे में आ जाएगा। इसके अलावा जैसे जैसे आप ज़्यादा डीपर डेप्थ से पानी को निकालते हो, ज़्यादा एक्सेसिव ग्राउंड वाटर का एक्सप्लॉयटेशन करते हो, उसमें वाटर क्वालिटी भी जो है फिर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। तो कई बार देखने को मिला कि बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन करने पे उसमें से बहुत सारे हैवी मेटल्स जो पॉल्यूटेंट्स के तौर पे देखने को मिलते हैं पानी में, राइट। फॉर दैट रीज़न उससे कई सारी बीमारियां हो सकती है। इनफैक्ट कई बार रेडियो एक्टिव यूरेनियम जैसे एलिमेंट्स भी कुछ ट्रेस अमाउंट में ग्राउंड वाटर, एक्सेसिव ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन से देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो वाटर की क्वालिटी भी बहुत बड़ा इश्यू बन जाती है, राइट। तो ये पता होना चाहिए। अब इंडिया के अगर ओवरऑल ग्राउंड वाटर के गवर्नेंस की बात करें तो इसमें हमारे पास ब्रॉडली 4 पिलर्स में इसको डिवाइड कर सकते हो। पहला तो हो गया हमारे पास सेंट्रल मिनिस्ट्री हो गई, जल शक्ति की अपनी एक हमारे पास स्टैंड अलोन मिनिस्ट्री है, राइट, जो कि वाटर रिसोर्सेज को ध्यान में रखती है। फिर रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट के ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट्स है। फिर हमारे पास स्टेट और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, जो भी जिनको वाटर जो एक्ट है, वाटर पोल्यूशन जो एक्ट है, वाटर, ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा भी था सीपीसीबी का ने 1974 का ये एक्ट है, इसके अंडर भी पावर है इसको, राइट, सीपीसीबी और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स को। इसके अलावा डेडिकेटेड अथॉरिटी है जैसे सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड और सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, ठीक है। तो ये अथॉरिटीज़ भी काम करती हैं तो एज टू मैनेज द ग्राउंड वाटर इन इंडिया, क्लियर। अब इंटरनेशनल लेवल पे बात करें तो एक रिपोर्ट है, इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट 2023, किसने निकाला है? तो दिस वाज पब्लिश्ड बाय यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी, ठीक है। अब क्या इसमें था वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक तो इन्होंने ये बोला था जो इंडो गैंगेटिक बेसिन है वहाँ पे जो ग्राउंड वाटर डिप्लीशन है दैट इज पास द टिपिंग पॉइंट। टिपिंग पॉइंट मतलब कि जिस लेवल के बियॉन्ड उसे वापस रिप्लेनिश नहीं किया जा सकता, उस लेवल पे कई सारे जो वेल्स है, जो ग्राउंड वाटर है वो नीचे जा चुका है उस लेवल से, ठीक है। बाकी देखो ये नंबर तो चेंज होता रहता है, पहले एक नीति आयोग का रिपोर्ट आता है उसमें बोला था 2020 तक दिल्ली के अंदर पानी खत्म हो जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ, राइट। सो ये नंबर वेरी करते रहते हैं और आई डोंट थिंक यूपीएससी ये नंबर पूछेगा भी। व्हाट यू शुड नो इज रिपोर्ट किसने निकाला है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, क्या काम करती है, वही हमारे लिए काम का है। तो इनफैक्ट ये जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड था इसके बारे में प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी था, उसके बारे में देख लो। इसका हेडक्वार्टर है फरीदाबाद हरियाणा में, एस्टैब्लिश इन 1970 बाय रिनेमिंग एक्सप्लोरेटरी ट्यूबवेल ऑर्गेनाइजेशन। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है? तो जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है और इसका मेन ये यही है कि ये साइंटिफिक इनपुट प्रोवाइड करता है फॉर मैनेजमेंट, एक्सप्लोरेशन, मॉनिटरिंग, असेसमेंट एंड ऑग्यूमेंटेशन ऑफ द ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, ठीक है। तो ये इसका मेन रोल है। इतने पार्ट में किसी को कोई एडिशन या कोई डाउट है तो पूछिए। हाँ, जो आपने बोला अभी सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, तो ये कौन से एक्ट के अंडर बना है? तो ये 2020 में भी था पीवाईक्यू, और इसी पे फिर 2022 में क्वेश्चंस पूछा गया। ईपीए के अंदर बना ना ये तो। करेक्ट, ईपीए।
तो 2020 की पीवाईक्यू में और एक स्टेटमेंट था, ट्रू और फॉल्स बताना हो। इंडिया हैज़ लार्जेस्ट एरिया अंडर ग्राउंड वाटर इरिगेशन इन द वर्ल्ड। ट्रू है ना? ट्रू। करेक्ट, ट्रू है। तो इसी को फिर रिप्रेस करके 2023 में स्टेटमेंट था कि प्रपोर्शन ऑफ इरिगेटेड एरिया इज मोर इन इंडिया एज कम्पेयर टू चाइना। तो क्या होगा ये? तो ये भी ट्रू ही होगा। प्रोडक्टिविटी शायद लो थी ना चाइना कंपैरेटिवली। हाँ, प्रोडक्टिविटी में शायद लो था। नाइस। तो याद रखना यार, इम्पोर्टेंट है, 2-3 बार पूछ लिया है। और इस बार रीज़न ये है कि बैंगलोर का जो वाटर क्राइसिस चल रहा है, तो मे भी हो सकता है कि उस रिस्पेक्ट में वापस यूएसए डिसाइड करे इसके बारे में पूछने। ठीक है, तो विद दैट आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, वाटर ट्रेडिंग। बट उससे पहले वाटर से रिलेटेड डबलिन प्रिंसिपल किसी को बताएंगे? व्हाट इज डबलिन प्रिंसिपल? वाटर शेयरिंग से रिलेटेड। नॉट एग्जैक्टली वाटर शेयरिंग, मतलब ये बेसिकली बात करता है कि वाटर को एक कमोडिटी की तरह यूज़ करना है, ताकि उसका एक, बोल सकते हैं, एक प्रूडेंट यूज़ हो, मतलब उसका सही तरीके से यूज़ हो। तो उसे कमोडिटी की तरह ट्रीट करो, उसे फ्री में मत दो या उसके ऊपर बहुत ज़्यादा चार्ज मत लगाओ, राइट? तरीके से अगर हम कमोडिटी की तरह ट्रीट करेंगे तो इसका जो एक्सप्लोइटेशन हो रहा है वो कम होगा। ठीक है, और जो आप वाटर शेयरिंग प्रिंसिपल बोल रहे हो ना, मतलब वो इंटर स्टेट रिवर्स के लिए होता है, वो होता है हेलसिंकी प्रिंसिपल। हेलसिंकी की स्पेलिंग देखो। हाँ, राइट। ठीक है, ये दोनों चीज़ें पानी के रिस्पेक्ट में पता होनी चाहिए, राइट? तो ये भी अगेन पूछ सकता है, बिकॉज अभी रिवर, रावी जो रिवर है उसका पानी हम लोगों ने रोका है ना? न्यूज़ में पढ़ाई होगा सब लोगों ने। ठीक है, तो डैम याद है कौन सा था वो? मैं एग्जैक्टली वो वाला पूछ रहा हूँ जिससे अभी रावी रिवर का जो फ्लो है हम लोग कम कर दिया है टुवर्ड्स पाकिस्तान। तो उसका नाम है शाहपुर कांडी। ठीक है, तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अब देखो, वाटर ट्रेडिंग के बारे में बात करते हैं तो नीति आयोग ने एक डॉक्यूमेंट निकाला था जिसकी वजह से ये वाटर ट्रेडिंग जो प्रिंसिपल है ये न्यूज़ में आया। तो वाटर ट्रेडिंग का मतलब ये है कि पानी को आप एक मार्केट कमोडिटी की तरह इस्तेमाल करो रादर देन एज अ पब्लिक गुड, ताकि उसका एक प्रॉपर यूसेज हो सके, उसका एक्सप्लॉयटेशन ना हो, राइट? सो इसमें जैसे हम कार्बन क्रेडिट्स की बात करते हैं, कार्बन सर्टिफिकेट्स की बात करते हैं, वैसे ही इस केस में वाटर ट्रेडिंग में हम लोग वाटर रीयूज सर्टिफिकेट्स की बात करते हैं। ठीक है, वाटर रीयूज सर्टिफिकेट्स का मतलब क्या है कि आप कुछ कंपनीज को मैंडेट करो कि आप पानी को रीयूज करो, इन द सेंस कि जो वेस्ट वाटर है उसको प्योरीफाई करो या फिर उसको थोड़ा सा साफ करो। ठीक है, और उसको फिर अपने जो भी पर्पसेज है उसमें यूज़ करो। तो उस जब आप ये पानी यूज़ करोगे तो आपको कुछ सर्टिफिकेट्स मिलेंगे। ठीक है, तो जो कंपनी एक्सेस में पानी को रीयूज़ करती है उसे कुछ सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, जिससे फिर बाद में वो मार्केट में बेच सकता है, राइट? तो वाटर रीयूज सर्टिफिकेट्स कैन बी issued to municipal, residential, industrial and agriculture sector and shall be registered and individual targets for water use। तो इन सबको टारगेट्स मिलेंगे, जितना वो टारगेट से ऊपर अचीव करेंगे उसके बदले सर्टिफिकेट मिलेंगे, और जो लोग टारगेट से नीचे रह जाते हैं उन्हें वो सर्टिफिकेट खरीदने पड़ेंगे। ठीक है, तो water users having the water reuse certificate may sell them in open market, allowing water users to bridge the gap between water waste reuse targets। ठीक है, ये बेसिक आइडिया है कि सर्टिफिकेट बटेंगे, जो एक्स्ट्रा करेगा वो सर्टिफिकेट लेगा, जो कम पानी रीयूज टारगेट्स को अचीव करेगा उसको फिर वो सर्टिफिकेट्स ओवर अचीवर से खरीदने पड़ेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से एक मार्केट मैकेनिज्म बन जाएगा एंड पीपल वुड बी इंसेंटिवाइज टू इंक्रीज द रीयूज ऑफ वाटर। क्लियर? इसी से सिमिलर हमारे पास water.org ORG, दिस इज एन इनिशिएटिव स्टार्टेड बाय वाटर क्रेडिट लोन प्रोग्राम। तो एक ग्लोबल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ये प्रोग्राम चालू किया है ताकि अफोर्डेबल फाइनेंसिंग हो सके सेफ वाटर एंड सैनिटेशन की। ठीक है, तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। अगर हम बात करें वाटर से रिलेटेड, तो कोई एसडीजी बता सकते हो कौन सा है जो वाटर से रिलेटेड है? 6 क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। करेक्ट, तो ये एसडीजी वगैरह भी याद रख लेना, लेता कभी क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन के बारे में बात करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, अदर वाटर रिलेटेड न्यूज़। इसमें हमारे पास पहला जो है दैट इज़ द
नेशनल वाटर अवार्ड्स, नेशनल वाटर अवार्ड्स। और अभी इसका ये 4th एडिशन था 2022 के अंदर। तो यहाँ पे जो विनर्स हैं उनके थोड़ा सा बारे में आइडिया होना चाहिए। मध्य प्रदेश को बेस्ट स्टेट का अवार्ड मिला और गंजम डिस्ट्रिक्ट इन उड़ीसा इसको बेस्ट डिस्ट्रिक्ट का अवार्ड मिला अंडर द नेशनल वाटर अवार्ड्स। अब ये अवार्ड्स देता कौन है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रीजूनेशन, ये वाला जो डिपार्टमेंट है ये अवार्ड्स देता है और इसको चालू किया गया था फ्रॉम 2018। ठीक है, बाकी इसमें और ज़्यादा जानने लायक आई डोंट थिंक कुछ इंपॉर्टेंट है, बस इतना याद रखना। और ये 4th एडिशन था इस अवार्ड का। नेक्स्ट देखो, वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड। अब न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है बट यहाँ पे 2 टर्म्स है जो अपने को पता होने चाहिए। एक होता है BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, और एक होता है COD। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या बोलता है कि बेसिकली अगर कोई पानी है, राइट, उसमें कोई ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट है, लेट्स से कोई डेड बॉडी है, तो उसको डिकम्पोज करने के लिए बहुत सारे बैक्टीरियाज उस पानी में प्रेजेंट होंगे। जैसे जैसे वो बैक्टीरियाज उसे डिग्रेड करेंगे उन्हें रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगा। वो पानी के अंदर जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है उसको कंज्यूम कर लेते हैं। तो ऐसे में पानी के अंदर जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो कम हो जाता है, राइट। तो इसका क्या मतलब होगा कि अगर किसी पानी में हायर BOD है तो वहाँ पे आपको लो डिजॉल्व ऑक्सीजन देखने को मिलेगा। इसका मतलब उस पानी में ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ है, यानी वो पानी जो है पोल्यूटेड है। ठीक है, तो याद रखना, अगर BOD है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिजॉल्व ऑक्सीजन, यानी अगर BOD बढ़ेगा तो डिजॉल्व ऑक्सीजन कम होगा एंड वाइस वर्सा। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास COD भी होता है। COD क्या होता है? COD इज अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मैटर प्लस केमिकल, कोई भी वेस्ट है उसके अंदर। ठीक है, कोई केमिकल वेस्ट है या फिर ऑर्गेनिक मैटर, दोनों को मिला के डिकम्पोज करने के लिए या ब्रेक डाउन करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए होगा उसे हम बोलते हैं केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये भी अगेन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन के। ठीक है, तो अगर किसी पानी में COD का अमाउंट हायर है इसका मतलब उस पानी में डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की मात्रा जो है कम होगी और वो पानी पोल्यूटेड होगा। अब क्योंकि COD में हम लोग ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक वेस्ट दोनों ऐड कर रहे हैं, फॉर दैट रीजन COD इज ऑलवेज ग्रेटर। ठीक है, ऑलवेज ग्रेटर देन BOD। किसी केस में इक्वल भी हो सकता है बट कभी भी कम नहीं होगा, राइट। सपोज कोई ऐसा पानी है जिसमें केवल ऑर्गेनिक वेस्ट है तो वहाँ पे COD और BOD की वैल्यू सेम हो जाएगी। अदरवाइज जनरली COD इज लार्जर देन BOD। कॉन्सेप्ट क्लियर है? इसके पार्ट में डाउट किसी को? ये इम्पोर्टेंट बेसिक से कनेक्ट। इस पे हाँ, इस पे भी PYQ है 2017 में। तो BOD पे था वो, मतलब क्या है ऐसा पूछा था, तो उसमें था कि पोल्यूशन ऐसे इन एक्वेटिक इकोसिस्टम, तो मतलब स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, वो आंसर था उसमें। नाइस। तो ये बताना चाहिए, अगर आपको पता है डिजॉल्व ऑक्सीजन नेसेसरी है फॉर रेस्पिरेशन। जो भी अंडर वाटर ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो पानी में से ऑक्सीजन लेते हैं ना, अगर पानी में ऑक्सीजन ही नहीं रहेगा, डिजॉल्व ऑक्सीजन नहीं रहेगा, तो वो सारे ऑर्गेनिज्म मर जाएंगे। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए ये सारी जो मछली और जो पानी के अंदर जो प्लांट्स होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, इनमें कुछ स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स लगे होते हैं। जैसे अगर फिश में बात करें तो फिश में ऐसा क्या स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है जिसकी वजह से वो ब्रीथ कर सकता है अंडर वाटर या ऑक्सीजन ले सकता है? क्या बोलते हैं उस ऑर्गन को? गिल्स या फिन्स। हाँ, गिल्स बोलते हैं। या फिन्स तो उसके वो पंख हो गए ना जिससे वो तैरता है, राइट। तो गिल्स होते हैं। कुछ एक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें गिल्स नहीं होते हैं, तो उनको क्या करते हैं, फिर वो उनको सरफेस पे आना पड़ता है ब्रीदिंग के लिए। फॉर एग्जांपल डॉल्फिन्स, है ना। तो मैमल है डॉल्फिन और फिर वेल हो गया, तो ये क्या करते हैं क्योंकि इनके पास गिल्स नहीं होते, गिल्स हमेशा फिशेज में होते हैं, मैमल्स में गिल्स नहीं होते, तो ये क्या करते हैं सरफेस पे आते हैं फॉर ब्रीदिंग और फिर इनके ब्लो होल से हवा को बाहर फेंकते हैं, मतलब जो भी रेस्पायर करना होता है वो बाहर फेंकते हैं और फिर फ्रेश जो एयर है वो अंदर लेते हैं जिससे कि ऑक्सीजन उसमें से निकाल सके। ठीक है, तो आगे डॉल्फिन वाला देखेंगे भी और वहाँ पे देखेंगे ब्लो होल और उससे निकलने वाली आवाज़ से कैसे उनके नाम भी पड़ते हैं। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट, सेंट्रल वाटर कमीशन CWC। तो अभी इन्होंने एक रिपोर्ट निकाला था जिसमें ऐसा बोला सदर्न स्टेट्स में जो रिजर्वायर का जो लेवल है वाटर रिजर्वायर का कम हो गया। अगेन इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये पता होना चाहिए CWC कर क्या रहा है। तो एक टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन है अंडर द जल शक्ति मिनिस्ट्री
और वहाँ पे एक अटैच्ड ऑफिस की तरह काम करता है, राइट। तो जो भी कंसल्टेशन है विद द स्टेट गवर्नमेंट्स रिगार्डिंग द कंट्रोल, कंजर्वेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, वो कोऑर्डिनेट करता है विद डिफरेंट स्टेट्स, ठीक है। अब इसमें एक नया एडिशन या करंट अफेयर्स अपने लिए है, इन्होंने एक ऐप लॉन्च किया कॉल्ड फ्लड वॉच। तो फ्लड वॉच नाम से एक ऐप है जो कि रियल टाइम अपडेट्स देता है उन फ्लड सिचुएशन अक्रॉस द कंट्री इंक्लूडिंग द फोरकास्ट, ठीक है। और ये किसके लिए? जनरल पब्लिक के लिए, राइट। सो पता होना चाहिए फ्लड वॉच किसने लॉन्च किया है। दिस वॉज लॉन्च बाई CWC, सेंट्रल वाटर कमीशन, राइट। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो, जल दिवाली वुमेन फॉर वाटर, वाटर फॉर वुमेन कैंपेन। तो ये जो वाटर कंजर्वेशन के लिए जो एक पब्लिक कैंपेन लॉन्च किया गया, किसने लॉन्च किया है? ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने लॉन्च किया है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, किसी को लगेगा कि ये जो है जल शक्ति मिनिस्ट्री ने किया होगा, बट दिस इज नॉट बाय जल शक्ति मिनिस्ट्री, इंस्टेड दिस इज बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स अंडर द अमृत स्कीम। तो अमृत स्कीम तो सभी ने सुना ही होगा, ठीक है। अमृत स्कीम याद आ रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने लॉन्च किया था इन 2015, जिसके अंदर 500 सिटीज़ के अंदर हम डेवलप करेंगे अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, और उस अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर भी ध्यान दिया जाएगा। तो इसमें जैसे वाटर सप्लाई हो गया, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज हो गया, ग्रीन स्पेसेस पार्क, इन सब पे ध्यान दिया जाएगा। अभी हम लोग अमृत 2.0 रन कर रहे हैं फ्रॉम 21-22 टू 25-26, ठीक है। तो टारगेट जो है इसका 25-26 का है, और यहाँ पे यूनिवर्सल कवरेज देना वाटर रिसोर्सेज थ्रू फंक्शनल टैप्स इन ऑल हाउस होल्ड, राइट। याद रखना अमृत 2.0 इसमें फंक्शनल टैप्स देना ऑल हाउस होल्ड में। और आपको एक पता होगा हर घर जल भी एक चल रहा है, हर घर जल। इसमें याद आ रहा है कुछ, इसमें क्या कर रहे थे हम लोग? टैप वाटर देना है 2024 तक। ठीक है, लेकिन हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अमृत 2.0? इसमें रूरल हाउस होल्ड थे, अर्बन याद है? रूरल वाला कुछ डिफरेंस है क्या? ये रूरल हाँ, इसमें रूरल हाउस होल्ड थे, ठीक है। और ये अर्बन के लिए, अमृत जो है वो स्पेसिफिकली अर्बन को टारगेट करता है, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए, राइट। इसके अलावा ये जो कैंपेन है जल दिवाली वाला, दिस इज इन पार्टनरशिप विद द नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, ठीक है। इसके पार्टनरशिप में हम लोग रन कर रहे हैं। पहले फेज में कुछ स्टेट्स में लॉन्च हुआ है, एक्सेप्ट छत्तीसगढ़, मिजोरम, MP, राजस्थान, तेलंगाना, बाकी स्टेट्स के अंदर इसे रन किया जा रहा है, ठीक है। अब वो याद रखना आई डोंट थिंक इतना इंपॉर्टेंट है, बस इतना आइडिया होना चाहिए कौन रन कर रहा है, क्या एम है इसका, ठीक है? आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक, इसमें अर्बन इंफ्रा की बात हुई थी, तो एक क्वेश्चन याद आ रहा है कि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बना है, तो कौन देखेगा या किसके अंडर है, कौन से इंस्टीट्यूशन के? मतलब लास्ट ईयर बजट में अनाउंस किया था, जैसे रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है ना जो नाबार्ड देखता है, वैसे एक अर्बन के लिए भी बनाए हैं, तो कौन देखेगा वो? NHB। राइट राइट, नेशनल हाउसिंग बैंक। ठीक है। तो PSL शॉर्टफॉल्स भी यूज होंगे शायद इसमें। राइट। तो इसमें Tier 2 और Tier 3 सिटीज़ के अंदर मेजर काम किया जाएगा, याद रख लेना। राइट, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, प्लास्टिक पॉल्यूशन। प्लास्टिक पॉल्यूशन में पहला टर्म है अर्थ, सॉरी, प्लास्टिक ओवरशूट डे, राइट। तो प्लास्टिक ओवरशूट डे किसने निकाला था? तो दिस इज बाय अ स्विस रिसर्च कंसल्टेंसी कॉल्ड अर्थ एक्शन, ठीक है। तो समझ लो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ये प्लास्टिक ओवरशूट डे निकाला है, राइट। इसी के लाइंस पे आप लोगों ने अर्थ ओवरशूट डे भी सुना होगा। तो ये भी अगेन कहने का मतलब ये वो वाला दिन है जब जो ह्यूमन कंजम्पशन है दैट एक्सीड्स द अर्थ्स एबिलिटी टू रीजनरेट रिसोर्सेज, मतलब अर्थ की जो एबिलिटी है टू रिप्लेनिश द रिसोर्सेज, वो अगर कम रह जाती है या ह्यूमन कंजम्पशन बढ़ जाता है तो उसको अर्थ ओवरशूट डे बोलते हैं। तो ये जो डे है जिस दिन ये होता है, ये धीरे धीरे सरक रहा है, मतलब अब जो नंबर ऑफ डेज है जिसके अंदर अर्थ का जो रिसोर्सेज है उसको हम एक्सप्लॉइट कर देते हैं बियॉन्ड इट्स रिप्लेनिशमेंट रेट,
तो वो हम लोग बहुत तेज़ी से एक्सीड कर रहे हैं, ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। अब इसी के लाइंस पे इन लोगों ने ये वाला जो नेटवर्क है, ये वाला जो प्लास्टिक ओवरशूट डे है, इसी लाइंस पे ये निकाला है। तो एक चीज़ याद रख लेना, ये बेसिकली वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर WWF जो है वो ये रिपोर्ट निकाल अर्थ ओवरशूट डे का जो दिन है वो बता रहा है, ठीक है, तो याद रख लेना, दिस इज़ इम्पोर्टेंट। अब प्लास्टिक ओवरशूट डे की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे द अमाउंट ऑफ प्लास्टिक वेस्ट सरपासेस द कैपेबिलिटी ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम टू इफेक्टिवली मैनेज द प्लास्टिक वेस्ट। यानी हम लोगों का जो कैपेसिटी है या हम लोगों की जो एबिलिटी है जिस पे हम प्लास्टिक वेस्ट को मैनेज कर सकते हैं, उसे एक तरीके से उसका सस्टेनेबल यूज़ कहीं पे कर सकते हैं। अगर उस लिमिट से ऊपर चला गया प्लास्टिक वेस्ट तो उसे हम प्लास्टिक ओवरशूट डे बोल रहे हैं। तो ये डिफरेंट कंट्रीज़ की कैपेबिलिटी के हिसाब से होगा, राइट। तो बेस्ड ऑन द कंट्रीज मिसमैनेज वेस्ट इंडेक्स, दैट इज़ द रेशियो ऑफ मिसमैनेज वेस्ट एंड द टोटल वेस्ट। तो उस रेशियो के हिसाब से हम एक इंडेक्स बनाते हैं और उसके अंदर इंडिया जो था टॉप 12 कंट्रीज़ के अंदर आता है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ वर्ल्ड्स मिसमैनेज प्लास्टिक वेस्ट, ये पता होना चाहिए। और जुलाई 28, 2013 अर्थ सॉ इट्स फर्स्ट प्लास्टिक ओवरशूट डे, यानी इस दिन हमारी जो एबिलिटी है प्लास्टिक को मैनेज करने की वो कम रह गई एज कम्पेयर टू द वेस्ट दैट इज जनरेटेड, राइट। इसके अलावा ये पता होना चाहिए इंडिया को कैटेगरी में डाला गया था, एक कैटेगरी में दैट इज कॉल्ड द वेस्ट स्पॉन्जेस। तो वेस्ट स्पॉन्जेस का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे लो कंजम्पशन है प्लास्टिक का लेकिन बहुत हाई लेवल प्लास्टिक पॉल्यूशन का भी है, ठीक है? तो इंडिया एज अ कंट्री प्लास्टिक कम कंज्यूम कर रहा है, बट अगर ओवरऑल देखें तो बहुत हाई लेवल ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन देखने को मिलता है हमारी कंट्री में। इनफैक्ट एक डेटा है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट का जिसमें ये पता लगा ओनली 12.3% ऑफ प्लास्टिक वेस्ट इज रिसाइकल इन इंडिया। क्या ये भी याद रख सकते हो कि लेस देन 20% जो प्लास्टिक वेस्ट है हम लोग एक्चुअली रिसाइकल कर पाते हैं, राइट। अब कुछ टूल्स जो कि बनाए गए हैं या जो कि प्लानिंग में है टू कट द प्लास्टिक पोल्यूशन, तो इसमें है प्लास्टिक क्रेडिट्स। तो अगेन ये वाटर रीयूजेबल क्रेडिट जैसे हम लोगों ने देखा था, ये कार्बन क्रेडिट्स देखा था, उसी की तरह से प्लास्टिक क्रेडिट्स भी है। अब इसी के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है प्लास्टिक क्रेडिट के अंदर ही प्लास्टिक ऑफसेटिंग। तो प्लास्टिक ऑफसेटिंग का क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल मेरी एक कंपनी है और मेरे को प्लास्टिक क्रेडिट्स के अंदर कुछ टारगेट दिया जाता है, कुछ एक टारगेट है इतना ही प्लास्टिक वेस्ट आप प्रोड्यूस करोगे। तो अगर मैं उस प्लास्टिक वेस्ट को टारगेट को एक्सीड कर देता हूँ तो मुझे कुछ लोगों से प्लास्टिक क्रेडिट्स खरीदने पड़ेंगे जिन्होंने अपने टारगेट्स को अभी तक हिट नहीं किया है, तो उनको क्रेडिट्स मिलेंगे, वो क्रेडिट मैं खरीद सकता हूँ। तो ऐसे में जो मैंने टारगेट से ऊपर एक्सीड कर दिया है वो मैं ऑफसेट कर सकता हूँ, ठीक है, यानी मेरा नेट जो है वो ज़ीरो होना चाहिए। तो नेट ज़ीरो करने के लिए मैं क्या करूँगा, कहीं से प्लास्टिक क्रेडिट्स खरीद लूँगा। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं प्लास्टिक ऑफसेटिंग। और प्लास्टिक ऑफसेटिंग से हुआ क्या, मेरा जो कंपनी है उसका प्लास्टिक न्यूट्रलिटी बन गया, इन द सेंस कि मैं जितना प्लास्टिक प्रोड्यूस कर रहा हूँ उतना ही प्लास्टिक मैं कहीं ना कहीं रिसाइकिल भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये तीनों कॉन्सेप्ट आपस में रिलेटेड है, राइट। तो दीज आर सम ऑफ द टूल्स थ्रू विच वी कैन इफेक्टिवली टैकल प्लास्टिक पोल्यूशन। नेक्स्ट, इंडिया में क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं प्लास्टिक पॉल्यूशन को लेके वो पता होना चाहिए। तो पहला है हमारे पास प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2021, ठीक है। तो ये बेसिकली इन रूल्स के अंदर हम लोगों ने प्रोहिबिट कर दिया मैन्युफैक्चर, स्टॉकिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल और इवन यूज ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक। और इसमें हम लोग सिंगल यूज प्लास्टिक जो है इस रूल्स के अंदर बैन कर दिया है। सिंगल यूज प्लास्टिक मतलब जिसको एक बार यूज़ करो और फिर थ्रो कर दो, लाइक स्ट्रॉज, कटलरीज, राइट। तो जनरली ये प्लास्टिक के होते थे और ये सिंपली वेस्ट ही क्रिएट कर रहे थे, तो इनको रोकने के लिए हम लोगों ने बैन कर दिया अंडर द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स। इसके अलावा जो प्लास्टिक बैग्स हम लोग यूज़ करते हैं उसका थिकनेस भी रेज कर दिया गया है, राइट। अभी क्या करंटली चल रहा है, दैट इज़ 120 माइक्रोन्स विद इफेक्ट फ्रॉम December 2022। तो इस पॉइंट के बाद जो भी प्लास्टिक कैरी बैग्स होंगे उनमें जो थिकनेस है वो 120 माइक्रोन्स की होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी गाइडलाइंस भी रिलीज़ किया है। दीज वर रिलीज अंडर द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2022। तो इन गाइडलाइंस के ऊपर जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स इन द सेंस कोई मैन्युफैक्चरर है जो कि कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है, तो जनरली उसकी पैकिंग वो लोग किसी प्लास्टिक में करते हैं, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल कोई टूथपेस्ट कंपनी है, वो टूथपेस्ट मैन्युफैक्चर कर रही है, लेकिन वो जब टूथपेस्ट डिलीवर करती है तो उसको एक प्लास्टिक से ट्यूब के अंदर उसे डिलीवर करती है। तो ऐसे में जो प्रोड्यूसर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ प्रोडक्ट बेचने पे ख़त्म नहीं होती, ठीक है, उस प्रोडक्ट का
प्रोडक्ट से जो एनवायरनमेंट में वेस्ट हो रहा है उसको भी उसे रिसाइकिल करना है, राइट। सो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है अब उस प्रोडक्ट को सिंपली बेचने से बढ़कर उस प्रोडक्ट की रिसाइकलिंग तक चली जाती है, तो इसको हम बोलते हैं एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वो जो पूरा प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल है फ्रॉम इट्स मैन्युफैक्चरिंग टू सेल एंड देन टू इट्स रिसाइकलिंग, वो सब प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। इसको हम बोलते हैं एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो इसके अंदर भी टारगेट्स होते हैं कि अगर आप कोई ऐसी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो जहाँ पे आप लेट्स से पैकेजिंग के अंदर प्लास्टिक यूज़ करो तो आपको उसे रिसाइकल भी करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, प्राइवेट सेक्टर कोलैबोरेशन भी है जिसे इंडिया प्लास्टिक पैक्ट है और अन प्लास्टिक कलेक्टिव। तो ये कुछ इनिशिएटिव है जहाँ पे प्राइवेट इनिशिएटिव भी इंडिया के अंदर रन हो रहे हैं, राइट। तो द अन प्लास्टिक कलेक्टिव दिस वाज को-फाउंडेड बाय द कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII, है। तो ये कॉर्पोरेट बॉडी बोल सकते हैं जहाँ पे हमारी इंडस्ट्री के डिफरेंट जो कंपनीज है वो रजिस्टर्ड है, और ये एक प्रेशर ग्रुप की तरह काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट इसके अलावा UNEP भी है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम एंड वर्ल्ड लाइफ फंड फॉर इंडिया। तो ये इन तीनों ने मिलकर ये जो अन प्लास्टिक कलेक्टिव है UPC इसको लॉन्च किया था। इसके अलावा प्रकृति एंड ग्रीन इनिशिएटिव फॉर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट भी इंडिया के अंदर रन हो रहे हैं, ठीक है। तो ये इंडिया के अंदर इनिशिएटिव थे। अब वर्ल्ड में कुछ इनिशिएटिव हैं जो हमें पता होने चाहिए, जैसे है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन प्लास्टिक पॉल्यूशन एंड मरीन लिटर। दिस वाज लॉन्च एट द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट Rio+20, ठीक है। तो ये Rio+20 जो समिट हुआ था वहाँ पे लॉन्च हुआ था। इसके अलावा हमारे पास गो लिटर भी है। गो लिटर कौन रन कर रहा है? तो दिस इज गवर्नमेंट ऑफ नॉर्वे, देन IMO इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन एंड FAO। तो मेन एम है कि जो सी के अंदर जो मरीन प्लास्टिक लिटर है उसको हम कम करें। नेक्स्ट देखो, कन्वेंशन ऑन प्रिवेंशन ऑफ मरीन पॉल्यूशन बाय डंपिंग ऑफ वेस्ट एंड अदर मैटर 1972। ये कौन सा कन्वेंशन है? इसे लंदन कन्वेंशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। के पार्ट में कोई डाउट है या कोई एडिशन करना है किसी को? इस पे एक क्वेश्चन आया था कि बिस्फिनॉल ए है, ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है कौन से टाइप के प्लास्टिक का? तो ऑप्शंस दे देता हूँ, पॉलीकार्बोनेट, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो इन दोनों में से किसका कंपोनेंट है बिस्फिनॉल ए? पॉलीकार्बोनेट। राइट, पॉलीकार्बोनेट का है। और एक क्वेश्चन था माइक्रोबीड्स से रिलेटेड पूछा गया था, तो मतलब जनरल वे में ही था। एक स्टेटमेंट है, बायोप्लास्टिक्स कैन बी मेड फ्रॉम प्लांट्स सच एज मेज, शुगर केन। ट्रू और फॉल्स? ट्रू। True. ट्रू है। और एक था क्वेश्चन जो ऊपर था ना, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये कॉन्सेप्ट कौन से रूल्स में आया था? तो उसका आंसर वो ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स आए थे 2011 में। तो 2011 में ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था, बट ऊपर हमने देखा कि वो गाइडलाइंस आई थी EPR में 2022 में। तो दोनों अलग है थोड़ा सा। तो वैसे तो ये सारे रूल्स हैं तो आपको पता ही होगा किसी लॉ के अंडर आए होंगे। बता सकते हो कौन से लॉ के अंडर बने हैं ये? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। करेक्ट। EPA 1986 के अंडर ही ये सारे के सारे जो रूल्स है ये बने, ठीक है। इसके अलावा एक वो भी है, प्रोजेक्ट रीप्लान है, इसके बारे में पता है? प्रोजेक्ट रीप्लान। हाँ, ये खादी एंड विलेज KVIC देखता है ना इसको। वेरी गुड, KVIC देखता है। तो ये भी अगेन प्लास्टिक का यूज़ या रिसाइकल के लिए प्रोजेक्ट रीप्लान बनाया है, KVIC इसको मैनेज करता है, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। ये सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन और इनिशिएटिव्स थे विद रिगार्ड्स टू द यूज़ ऑफ या टू कर्ब द यूज़ ऑफ प्लास्टिक। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, जीरो ड्राफ्ट ऑफ ग्लोबल ट्रीटी टू एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो बेसिकली एक नेगोशिएटिंग कमेटी है, इंटरनेशनल नेगोशिएटिंग कमेटी अंडर द UNEP। तो एक लीगली बाइंडिंग ट्रीटी बनाने की कोशिश करिए टू कर्ब द प्लास्टिक पॉल्यूशन। अब जब बनेगी तब हम देखेंगे, बट अभी के लिए बस इतना पता होना चाहिए कि एक इंटरनेशनल नेगोशिएटिंग कमेटी है, जिसने बनाई है, NEP ने बनाई है। और क्यों बनाई है? तो एक लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट बनाएं ताकि प्लास्टिक पॉल्यूशन को टैकल कर सकें, और जब बनेगी बाकी तब देखेंगे। बस इतना ही पता होना चाहिए इसका, ठीक है।
आगे चलो, नेक्स्ट देखो लैंड डिग्रेडेशन। तो अभी न्यूज़ में इसलिए बिकॉज UNCCD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, उन्होंने लॉन्च किया फर्स्ट एवर डेटा डैशबोर्ड, जहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज़ का जो लैंड डिग्रेडेशन है उसका डेटा आपको कंपाइल्ड फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक है, तो इंडिया स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ज़्यादा काम की हमारे। तो देखो इसमें इंडिया का 9.45% जो है एरिया दैट हैज़ बीन रिपोर्टेड अंडर डिग्रेडेशन, राइट। और बाकी और जो ग्लोबल रिपोर्ट्स है उसमें देखोगे तो पता लगता है कि 36.8% ऑफ इंडियाज़ लैंड एरिया इज़ अफेक्टेड बाय ड्रॉट। तो ये आपके डिज़ास्टर मैनेजमेंट में फैक्ट काम आ सकता है, राइट। इसके अलावा सबसे सीवियर जो लैंड डिग्रेडेशन है वो कहाँ देखने को मिला है, तो ईस्टर्न और सेंट्रल एशिया, लैटिन अमेरिका और करेबियन रीजन्स के अंदर हमें सबसे ज़्यादा लैंड डिग्रेडेशन देखने को मिला है। ठीक है, अब लैंड डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है कि जो लैंड की प्रोडक्टिविटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है और उसके ऊपर फिर जो पहले उसकी यील्ड थी या जो पहले प्रोडक्टिविटी थी अब नहीं रहती है। ठीक है, तो ये एक सिचुएशन है जो कि काफ़ी एडवर्स है बिकॉज बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है, इससे फूड सिक्योरिटी भी खतरे में आ जाती है। ठीक है, और ओवरऑल इकोनॉमी भी फिर थोड़ी सी डोल ड्रम्स में आ जाती है ड्यू टू लैंड डिग्रेडेशन। फॉर दैट रीज़न लैंड डिग्रेडेशन को रोकना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इंडिया में इनिशिएटिव लिए गए हैं, थोड़े से उनके बारे में बात कर लेते हैं। पहला देखो, इंडिया इज़ पार्ट या इंडिया इज़ जॉइंट वॉलेंटरली एक्सेप्टेड द बॉर्न चैलेंज। तो उस बॉर्न चैलेंज के अंदर इंडिया विल रिस्टोर 26 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ डिग्रेडेड लैंड बाय ईयर 2030। तो टारगेट ईयर 2030 का है और कितना करना है, 26 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ लैंड जो है हमें रिक्लेम करना है। ठीक है, तो अगर आपसे सिंपली पूछा जाए बॉर्न चैलेंज क्या है, तो कोई बता सकता है व्हाट इज बॉर्न चैलेंज, उसमें क्या करें हम लोग? उसमें ट्री लगाना था सर। एफॉरेस्टेशन, अफॉरेस्टेशन। हाँ, मतलब वही लैंड डिग्रेडेशन को रोकना है थ्रू एफॉरेस्टेशन और भी जो भी टेक्निक आप कर सकते हो। ठीक है, तो टारगेट पता है उसमें कितना है, ओवरऑल टारगेट क्या है इंडिया का, तो हम लोगों ने देख लिया ओवरऑल टारगेट कितना है। 350 मिलियन हेक्टेयर। वेरी गुड, 350 मिलियन हेक्टेयर्स है, ये याद रखना। और इंडिया ने एज अ पार्ट, मतलब ये 350 मिलियन हेक्टेयर से में से इंडिया जो है 26 मिलियन हेक्टेयर्स को रिक्लेम करने का काम करेगा बाय द ईयर 2030। नेक्स्ट देखो, डेजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन एटलस ऑफ इंडिया। हाँ, इसमें एक एडिशन था, बॉन्ड स्पेक डिवाइड था, मतलब उन्होंने अलग से नाम दिया था इसका, न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट 2021 में आया था। उसमें भी यही सब बातें थी बट नाम अलग दे दिया था उन्होंने। राइट, सो याद रख लेना, न्यूयॉर्क जो है वो भी, इस न्यूयॉर्क इनिशिएटिव जो भी है वो भी कहीं ना कहीं एफॉरेस्टेशन और लैंड डिग्रेडेशन से ही एसोसिएटेड है। Okay? इसके अलावा नेक्स्ट देखो, डेजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन एटलस ऑफ इंडिया। बता सकते हैं किसने निकाली है ये लैंड डिग्रेडेशन एटलस ऑफ इंडिया? इसरो। वेरी गुड, इसरो। वेरी गुड, वेरी। तो इसरो के अंदर भी हमारे पास एक स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है, SAC। तो उसने इसरो के अंडर ये जो रिपोर्ट है ये निकाली है। तो बेसिकली स्टेट वाइज क्या लैंड डिग्रेडेड है, कितना है उसका अमाउंट, वो सब हमें इस इसरो की इस रिपोर्ट से पता लग जाता है। इसके अलावा इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम है, नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया। ठीक है, दिस इज पार्ट ऑफ NAPCC, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। इसके अलावा नेशनल एफोरेस्टेशन प्रोग्राम चल रहा है। ठीक है, तो ये बताना चाहिए। इसमें एडिशंस थे कि ये जो इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम है ना, इसके अंडर एक हरियाली गाइडलाइंस भी निकाली गई थी 2003 में। और जो NAPCC है वो कौन से ईयर में लॉन्च हुआ था? इसके अंडर वो 8 मिशंस है ना। 2008। 2008 में था क्या? 8? करेक्ट करेक्ट, 2008। और ये नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, इसके लिए कौन सी मिनिस्ट्री है? एनवायरमेंट ही होगा ये तो शायद। इजी है, ग्रीन इंडिया। एनवायरमेंट। करेक्ट, इन्वायरमेंट। हाँ। And Ministry for Integrated Watershed Management, Rural Development है। हाँ, ठीक है, सो ये सारे इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है।
दैट बीइंग सेड आगे चलते हैं, यूएनसीसीडी के बारे में देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, ये एक लीगली बाइंडिंग फ्रेमवर्क है टू एड्रेस द डेजर्टिफिकेशन एंड इफेक्ट्स ऑफ ड्रॉट, एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1994, और 197 पार्टीज टू द कन्वेंशन है इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया की तरफ से इसमें नोडल मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है। ये यूएनसीसीडी जो है एक रिपोर्ट भी निकालता है विच इज़ कॉल्ड ग्लोबल ड्रॉट स्नैपशॉट रिपोर्ट, विच वॉज रिलीज इन द लाइन विद द COP28, राइट। और यूएनसीसीडी के अलावा एक स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क है टू टैकल द लैंड डिग्रेडेशन, तो उसके लिए मिटिगेट अडॉप्ट मैनेज लैंड डिग्रेडेशन। तो ये जनरल सी चीज़ें, इसमें कुछ खास बात नहीं है, ठीक है। तो इतना पता होना चाहिए यूएनसीसीडी के बारे में और इसकी इस रिपोर्ट के बारे में, ठीक है। आगे चलते हैं। इसमें एक एडिशन है, हाँ, यूएनसीसीडी एक ग्लोबल लैंड आउटलुक रिपोर्ट भी निकालता है, लास्ट ईयर निकाला था। नॉर्मली यूएनसीसीडी के कम रिपोर्ट्स होते हैं, तो लास्ट ईयर थोड़ा इसका ज़्यादा सिग्निफिकेंस था, ग्लोबल लैंड आउटलुक रिपोर्ट। ठीक है, याद रखना ये ग्लोबल लैंड आउटलुक रिपोर्ट भी यूएनसीसीडी निकालता है, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट, सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म्स। तो कौन निकालता है ये वाला, किसने निकाला है अभी, तो ये जो है FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने ये रिपोर्ट निकाला है। उसमें बेसिकली मिटिगेशन गाइड, अडेप्टेशन पॉलिसी और रिस्क मैनेजमेंट कैसे करें विद रिगार्ड्स टू सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म्स इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। तो इसलिए FAO ने ये रिपोर्ट निकाला है क्योंकि एग्रीकल्चर से जो सैंड और डस्ट स्टॉर्म्स उसके जो इफेक्ट हैं वो एग्रीकल्चर पे पड़ते हैं, ठीक है। तो इसमें ये बोला गया कि जो ज़्यादातर जो सैंड और डस्ट स्टॉर्म्स हैं दे आर बिकॉज ऑफ नेचुरल सोर्सेज। 75% जो ग्लोबल डस्ट स्टॉर्म्स आते हैं 75 नेचुरल रीजन से आते हैं और 25 एंथ्रोपोजेनिक रीजन से आते हैं, ठीक है। तो जहाँ जहाँ डेजर्ट्स होते हैं वहाँ पे सैंड स्टॉर्म्स जनरली कॉमन ही होते हैं, लेकिन जैसे जैसे लैंड डिग्रेडेशन बढ़ रहा है उससे ये जो डस्ट स्टॉर्म्स है ऐसे एरियाज में भी पहुँच रहे हैं जहाँ पे पहले वो नहीं आते थे, ठीक है। अब इससे दिक्कत क्या होती है, धीरे धीरे जैसे जैसे डस्ट स्टॉर्म बढ़ते हैं तो इससे क्या होता है, जो डस्ट हवा में फैलता है और वो जो डस्ट उड़कर हवा से ग्लेशियर्स के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है, और ग्लेशियर्स पे डिपॉजिट होने से वार्मिंग इफेक्ट होता है, ठीक है। कोई बता सकता है वार्मिंग इफेक्ट कैसे हो रहा है, ग्लेशियर के ऊपर डस्ट का डिपोजिशन होता है तो वार्मिंग कैसे हो रहा है उससे? Decrease in albedo. करेक्ट, एल्बिडो इज डिक्रीजिंग ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ डस्ट पार्टिकल, एल्बिडो डिक्रीज हो रहा है जिससे वार्मिंग हो रही है। इसके अलावा सैंड ब्लास्टिंग होती है। सैंड ब्लास्टिंग मतलब कि जो सैंड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो जब टकराते हैं किसी चीज़ से तो धीरे धीरे उसे डिग्रेड करने लगते हैं। तो अगर एग्रीकल्चर जो फील्ड है उसके ऊपर ये मिट्टी के जो कण होते हैं ये बहुत स्पीड से टकराते हैं तो दे कैन डैमेज द प्लांट रूट्स, राइट। तो उस सेंस में एग्रीकल्चर के लिए भी डेंजरस है। तो ग्लोबल इनिशिएटिव क्या क्या लिए गए हैं टू टैकल द डस्ट स्टॉर्म्स, तो ग्लोबल लेवल पे देखो यूएनसीसीडी तो हो ही गया, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैटिंग सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म्स है हमारे पास जो कि COP14 ऑफ यूएनसीसीडी में लॉन्च किया गया था। इसके अलावा सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म प्रोजेक्ट है, ये WMO रन कर रहा है, वर्ल्ड मीटोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। विद इन इंडिया हमारे पास इनिशिएटिव है अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, ठीक है। तो अरावली जो रेंज है क्योंकि धीरे धीरे ये डिट्योरेट हो रही है स्पेशली इन द रीजन ऑफ हरियाणा, वहाँ पे बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में वो पहाड़ों को काटा जा रहा है इलीगली भी, ठीक है। तो ऐसे में जो डस्ट स्टॉर्म्स से अब वो अरावली को क्रॉस कर रहे हैं तो उसको क्रॉस करने से रोकने के लिए हम लोग अरावली ग्रीन वॉल बना रहे हैं, ठीक है। एंड दिस इज बेस्ड ऑन द लाइन ऑफ अफ्रीकन ग्रीन वॉल। इसके बारे में कुछ बता सकते हो, अफ्रीकन ग्रीन वॉल कहाँ बना रहे हैं हम लोग? ये साहेल रीजन में, सहारा डेजर्ट। करेक्ट, साहेल रीजन में, ये पता होना चाहिए। 2023 प्रीलिम्स के किसी ऑप्शन में भी था कि मतलब ऐसा ऑप्शन था कि साउथवर्ड एक्सपांशन ऑफ सहारा डेजर्ट, शायद नेक्स्ट ईयर मतलब दिस ईयर क्वेश्चन बन सकता है। करेक्ट, तो ये पता होना चाहिए, बेसिक सी चीज़ है कि बेसिकली ट्रीज़ की एक लाइन बना देंगे, ठीक है, ताकि ये जो मूवमेंट है डेजर्टिफाइड लैंड का ये ज़्यादा ना हो, राइट। तो ये चीज़ इसमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट चीज़ अगर हम बात करें तो अगर अरावली का रेंज की हम एक्सपेंशन की बात करें तो इंडिया में कहाँ से कहाँ तक होता है अरावली रेंज?
गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली। करेक्ट। तो इन स्टेट्स आता है एंड इट्स अ यंग ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, ठीक है, अरावली रेंज, ये पता होना चाहिए। प्री इसके कैम्ब्रियन इरा से। हाँ करेक्ट। इसके अलावा जो हमारा नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया है विच इज़ अंडर NAPCC, जो अभी हम कई बार देख चुके हैं, वो तो बताने की ज़रूरत नहीं है, तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए। आगे चलते हैं, अब देखो अदर इम्पॉर्टेंट न्यूज़। तो इसमें पहला जो न्यूज़ है दैट इज़ द ग्राउंड लेवल ओजोन, राइट। तो इसके बारे में हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो CPCB ने अभी अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि दिल्ली के अंदर जो लीडिंग पॉल्यूटेंट है दैट इज़ ग्राउंड लेवल ओजोन, राइट। तो हम लोगों ने डिफरेंशिएट भी किया था कि ओजोन को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है गुड ओजोन, जो कहाँ देखने को मिलता है, स्ट्रेटोस्फेयर में, और एक होता है बैड ओजोन। वो बैड ओजोन हमें ट्रोपोस्फेयर में देखने को मिलता है। ट्रोपोस्फेयर में बैड ओजोन क्यों बोलते हैं इसको, बिकॉज ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और इसकी वजह से बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, राइट। फॉर दैट रीजन दिस इज कॉल्ड बैड ओजोन व्हेन इट इज प्रेजेंट इन ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। तो याद रखना दिस इज अ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट क्या होता है, ऐसा पॉल्यूटेंट जो कि नेचुरली या एंथ्रोपोजेनिकली पहले प्रोड्यूस नहीं होता है। दिस इज प्रोड्यूस बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स। जैसे प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये होते हैं प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स। रीजन बीइंग ये जो है डायरेक्टली रिलीज होते हैं फ्रॉम सम एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी। जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो फिर उससे हमें ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स बनते हैं, जिनमें से ओजोन भी एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स है, ठीक है। तो पता चलना चाहिए कि भैया बना कैसे है, राइट। नेक्स्ट चीज़ की बात करें तो जनरली एमिशन डायरेक्टली नहीं होता है, तो जनरली गाड़ियों से, पावर प्लांट से, इंडस्ट्रियल बॉयलर, रिफाइनरीज, इनसे प्राइमरी पॉल्यूटेंट निकलता है नाइट्रस ऑक्साइड और अदर वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जब वो रिएक्ट करते हैं आपस में विद सनलाइट, तो फिर सनलाइट के प्रेजेंस में वो रिएक्शन करके सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स बनाते हैं और इससे एक स्मॉग प्रोड्यूस होता है जिसे हम पॉपुलरली बोलते हैं फोटोकेमिकल स्मॉग, ठीक है। और कोई नाम भी बताएगा फोटोकेमिकल स्मॉग का? ये लास वेगास या लॉस एंजलिस, दोनों में कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं, इसमें से कोई है। लॉस एंजलिस है, ठीक है, लॉस एंजलिस स्मोक बोलते हैं। और वो नॉर्मल जो काला और जो सल्फर की वजह से होता है उसे हम लंदन स्मोक बोलते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा बेसिक से कनेक्ट हो गया इसका। आगे देखो, चैम्पियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड। तो ये वाला अवार्ड जो है बेसिकली UNEP देती है हर साल ऐसे लोगों को जिन्होंने इन्वायरमेंट के ऊपर काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट करा हो। तो दिस ऑनर्स इंडिविजुअल्स, ग्रुप एंड ऑर्गेनाइजेशन। हमारे इंडिया से प्राइम मिनिस्टर को भी ये चैम्पियन ऑफ अर्थ अवार्ड मिला हुआ है, ठीक है। ये पता होना चाहिए, इंडिविजुअल्स, ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन को ये अवार्ड दिया जाता है। एंड दिस अवार्ड इज प्रेजेंटेड एनुअली सिंस 2005, जब से इसका इंसेप्शन हुआ था। तो UN का हाईएस्ट एनवायरमेंटल ऑनर होता है ये, राइट। अब ये अवार्ड किसको मिला है, ये UPSC के पर्सपेक्टिव से काम का नहीं है। कोई स्टेट PCS वगैरह की तैयारी कर रहा हो तो उसके लिए ज़रूर देख लेना, ठीक है, पॉज करके देख लेना इसको। अभी आगे चलते हैं हम लोग। एक ब्लू सर्कल है, ये थोड़ा सा यूनिक था इन सेंस, यहाँ पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था और इंटरनेट ऑफ थिंग टू ट्रैक एंड मॉनिटर फुल साइकिल ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल काफ़ी अच्छा किया गया था। और कहाँ ये चालू हुआ इनिशिएटिव, तो चाइना में चालू हुआ और इसको इसके लिए अवार्ड मिला, ठीक है, चैम्पियंस अवार्ड मिला फ्रॉम UNEP, राइट। तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज अ केमिकल कॉल्ड इथाइलिन ऑक्साइड। तो इथाइलिन ऑक्साइड अभी यूरोपियन जो कमीशन है उसने क्लासिफाई किया है इथाइलिन ऑक्साइड एज पेस्टिसाइड रेसिड्यू। अर्लियर दिस इज वॉज कैटेगराइज एज फ्यूमिगेंट। तो फ्यूमिगेंट पता है किसी को, फ्यूमिगेंट क्या होता है? ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, जब भी आप कोई सामान लेके आते हो खाने पीने का या फिर कोई भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो गया या कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गया, तो उन्हें ना कुछ समय के लिए कस्टडी में रखना पड़ता है, राइट। आप उन्हें बाकी जो जानवर्स है या जो बाकी क्रॉप्स हैं उनके साथ मिला नहीं सकते हो, बिकॉज हो सकता है उसके अंदर कोई ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो जो कि उस एरिया के अंदर फिर डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई पेस्ट वगैरह हो सकती है, तो ऐसे में उनके ऊपर फ्यूमिगेशन किया जाता है। फ्यूमिगेशन एक ऐसा केमिकल होता है जिससे उसके अंदर कोई पेस्ट वगैरह है तो उसको, या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं तो उनको मार दिया जाता है, ठीक है, यूजिंग अ फ्यूमिगेंट, राइट।
तो इथाइलिन ऑक्साइड पहले फ्यूमिगेंट के तौर पे इस्तेमाल होता था, जिससे उसमें जो किसी भी क्रॉप के अंदर कोई रेसिड्यू पार्टिकल्स हैं या कोई पेस्ट वगैरह तो उसे मारने के लिए यूज़ होता था। लेकिन इसको रियलाइज़ किया गया कि ये जो मटेरियल है इथाइलिन ऑक्साइड, ये केमिकल कार्सिनोजेनिक है, कैंसर कॉज कर सकता है और डीएनए में भी चेंज ला सकता है, तो म्यूटाजेनिक भी बोलते हैं इसे। ठीक है, तो कार्सिनोजेनिक मतलब कैंसर कॉजिंग, म्यूटाजेनिक मतलब डीएनए में चेंज ला सकता है। फॉर दैट रीज़न इसको अब एक बैंड प्रोडक्ट डिक्लेयर कर दिया है यूरोपियन यूनियन ने। अब कोई भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आता है यूरोपियन यूनियन में एक्सपोर्ट होके, तो उस प्रोडक्ट में इथाइलिन ऑक्साइड के लिए भी चेक किया जाएगा। ठीक है, तो इथाइलिन ऑक्साइड इज अ केमिकल विच इज कलरलेस गैस विद स्वीट ओडर। ठीक है, कलरलेस भी है, फ्लेमलेस गैस है और स्वीट ओडर है। ठीक है, स्वीट टेस्टिंग है। स्मॉल अमाउंट में पेस्टिसाइड और स्टेरलाइजिंग एजेंट की तरह इस्तेमाल होता है, बट ज़्यादा क्वांटिटी में कार्सिनोजेनिक और म्यूटाजेनिक भी हो सकता है। तो अब ये जो ईयू ने नया ये केमिकल को बैन किया, सो दिस कम्स अंडर, अगर इकोनॉमी के टर्म्स में बात करें तो एक फाइटोसैनिटरी मेजर्स है। ठीक है, तो क्या ये WTO कंप्लायंट होगा, बता सकते हो यस या नो? यस। करेक्ट, दिस वुड बी कंप्लायंट और ये नॉन टेरिफ बैरियर्स में आता है। ठीक है, तो ये चीज़ ऐसे लिंकेज कर सकते हैं हम लोग। राइट, नेक्स्ट देखो एंडोसल्फान है। अब ये न्यूज़ में क्यों है वो हमारे काम का नहीं है, बस ये याद रख लेना, दिस इज अ परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। ठीक है, और परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट से रिलेटेड एक कन्वेंशन हम लोगों ने पढ़ा था, याद है? लिखा हुआ भी है वैसे। स्टॉकहोम। Stockholm. करेक्ट, स्टॉकहोम कन्वेंशन और रॉटरडैम कन्वेंशन दोनों के अंडर इसे बैन किया हुआ है, और इंडिया ने भी इसे बैन कर दिया है बिकॉज इंडिया ने ये तीनों दोनों जो कन्वेंशन है रेटिफाई कर रखे हैं, रॉटरडैम और स्टॉकहोम कन्वेंशन। फॉर दैट रीज़न हम लोगों ने भी इसे बैन कर दिया है। राइट, अब इसका जो एक्सपोजर होता है उससे डेथ भी हो सकती है अगर काफ़ी लार्ज अमाउंट में, बट अगर स्मॉल क्वांटिटी में क्रोनिक एक्सपोजर होता है तो दिस कुड लीड टू रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स एंड न्यूरोलॉजिकल डैमेज। तो दिस वाज अबाउट एंडोसल्फान, जो कि एक बैंड केमिकल, सॉरी ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड है। नेक्स्ट देखो पेट्रोलियम कोक और पेट कोक। तो अभी एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था जिसमें जो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट CAQM, जिसके बारे में हम लोगों ने पहले पढ़ा था, दिल्ली NCR में एयर क्वालिटी को मैनेज करता है ये बॉडी, तो उसको बोला है कि आप रिकन्सिडर करो अबाउट द यूज़ ऑफ हाईली पॉल्यूटिंग पेट कोक। पेट कोक इसलिए जाना ज़रूरी होता है, ये कार्बन रिच सॉलिड मटेरियल है जो कि जनरली हमें मिलता है जो क्रूड ऑयल की रिफाइनिंग होती है, उसमें से जो लास्ट में जो प्रोडक्ट बचता है एक सॉलिड कार्बन रिच प्रोडक्ट, उसे हम पेट कोक बोलते हैं। जनरली इसे एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ कोल यूज़ किया जाता है क्योंकि इसकी बहुत हाई कैलोरीफिक वैल्यू है। ठीक है, तो कोल की जगह पे इसको यूज़ कर सकते हैं। ये हाइड्रोफोबिक होता है, मतलब पानी से दूर भगता है। ठीक है, पानी से आप इसको साफ नहीं कर सकते हो। राइट, लेस वॉलेटाइल होता है एंड प्रोड्यूस लो ऐश रेसिड्यू। तो ये इस सेंस में अच्छा है कि इसमें से जो ऐश निकलता है वो कम निकलता है एज कम्पेयर टू द कोल। फॉर दैट रीजन इट इज़ यूज्ड राइट इन सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग, लाइम किल्न्स, इंडस्ट्रियल बॉयलर्स और एल्यूमिनियम एनोड्स एक्सेट्रा। सो दिस वाज पेट कोक। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो PET बॉटल्स आपने ज़रूर सुना होगा, प्लास्टिक बॉटल्स होती हैं। तो PET बॉटल्स बेसिकली प्लास्टिक की एक कैटेगरी है, दिस इज कॉल्ड पॉलीथाइलिन टेट्राथेलेट। राइट, सो ये पेट जो बॉटल्स होती हैं ये काफ़ी सिंगल यूज प्लास्टिक में ही आती हैं और एनवायरनमेंट को काफ़ी समय तक डिग्रेड करती हैं। राइट, तो पेट बॉटल्स को डिग्रेड करने के लिए हम लोगों ने एक एंजाइम फिगर आउट किया है, तो इस एंजाइम को बोलते हैं PET46। तो याद रखना PET46 मतलब एक एंजाइम है। एंजाइम पता है क्या होता है, व्हाट इज एंजाइम? एनी आइडिया व्हाट इज एंजाइम? ठीक है, सो एंजाइम बेसिकली कैटलिस्ट होता है। कैटलिस्ट मतलब ऐसा केमिकल जो कि एक रिएक्शन में जाता है बट रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता है, वो सिर्फ रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, तो एंजाइम हमारे बॉडी के अंदर होते हैं, खाने को डिग्रेड करने में हेल्प करते हैं, लेकिन खुद उस रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होते हैं। ठीक है, सो ये पता होना चाहिए, इन्हें हम बोल सकते हैं ऑर्गेनिक कैटलिस्ट। ठीक, यहाँ से केमिस्ट्री के दो टर्म्स पता लग गए होंगे आपको, कैटलिस्ट और एंजाइम क्या होते हैं। राइट, तो ये PET46 जो है हमें एक एंजाइम मिला है फ्रॉम अ डीप सी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है वो काम का नहीं है, बस पता होना चाहिए PET46 उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमें एंजाइम मिला है जो कि पेट जो बॉटल्स होती है या जो प्लास्टिक होता है उसको डिग्रेड कर सकता है। ठीक है, प्लास्टिक की बात करें तो प्लास्टिक क्या होता है,
प्लास्टिक इज अ लॉन्ग चेन पॉलीमर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? हाइड्रोजन और कार्बन के बॉन्ड्स। तो इसकी एक लॉन्ग चेन जब बनती है तो प्लास्टिक बन जाता है, ठीक है। और इस कारण इसका जो डिग्रेडेशन होता है थोड़ा सा मुश्किल होता है, बिकॉज एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है। फॉर दैट रीजन ये जो पेट एंजाइम है ये हमारी हेल्प करेगा इन डिग्रेडिंग द पेट बॉटल्स, ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ पेट डिग्रेडिंग एंजाइम है, जैसे पेटेज, MHETase, THC कट 1, ठीक है। तो ये सारे एंजाइम है जो जनरली ये एस जो मिलेंगे जनरली एंजाइम्स के साथ ये एस जो वर्ड है इस्तेमाल होता है। जैसे एक एंजाइम सुना होगा स्लेवरी अमाइलेस, ठीक है। स्लेवरी अमाइलेस क्या करता है ये, आइडिया किसी को? सलाइवा में होता है और डाइजेस्ट करता है। अमाइलेज स्टार्च में होता है ना, उसको Correct, डाइजेस्ट correct. करने में। वेरी गुड। तो सलाइवा के अंदर है इसलिए सलाइवरी है नाम। और अमाइलिस, स्लेवरी एंड अमाइलिस बेसिकली हमारे मुंह के अंदर जो स्टार्च, जब हम खाना खाते हैं तो उसमें स्टार्च या शुगर होती है, उसको ब्रेक डाउन करने में स्लेवरी अमाइलिस हेल्प करता है, ठीक है। तो ये जो एस है इससे भी याद रख सकते हो, दिस इज एन एंजाइम। नेक्स्ट आगे चलो, द ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच, जीपी। तो ये एक बेसिकली एक मरीन डिब्रिस है। कहाँ पे है? नॉर्थ पैसिफिक ओशन के अंदर। तो नॉर्थ पैसिफिक जो ओशन है वहाँ पे एक गायर बनता है। गायर मतलब एक सर्कुलर रोटेशन बनता है ड्यू टू ओशन करंट्स, और उस गायर में कचरा जो है फंसा रहता है, ठीक है। इसको ऐसा समझ लो जैसे पानी के अंदर होता है ना, कई जगह कचरा एक जगह जाके इकट्ठा हो जाता है, तो वैसे ही पैसिफिक ओशन में ये कचरा जो है एक जगह जाके इकट्ठा हो जा रहा है और बहुत ह्यूज अमाउंट में कचरा है। इसको कभी ऑनलाइन वीडियो में देखना, आपको दिखेगा कितना कचरा प्लास्टिक वेस्ट वहाँ से निकलता है। तो ये वाटर करंट्स आते हैं, एक सर्कुलर मोशन में घूमते हैं और सारा कचरा यहाँ सेंटर में इकट्ठा हो जाता है। तो ये ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच इसको बोलते हैं, और इसको क्लीन करने के लिए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, ठीक है। तो इसे पॉपुलरली पैसिफिक ट्रैश वॉर्टेक्स भी बोलते हैं। वॉर्टेक्स मतलब वही सर्कुलर मूवमेंट ऑफ वाटर, तो ये भी इसको बोलते हैं। तो दिस गार्बेज पैच इज यूजली टू डिस्टिंक्ट कलेक्शन ऑफ डेब्रिस बाउंड बाय द मैसिव नॉर्थ पैसिफिक सब ट्रॉपिकल गायर, ठीक है। ये याद रख लेना, नॉर्थ पैसिफिक में कलेक्शन ऑफ डेब्रिस है, और क्यों फॉर्म हुआ है? बिकॉज ऑफ द सब ट्रॉपिकल गायर, मतलब वाटर करंट। नेक्स्ट देखो, ई वेस्ट इन इंडिया। तो इंडिया के अंदर अगर हम बात करें ई वेस्ट जो जनरेट हो रहा है, उस टर्म्स में वी आर द थर्ड लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट प्रोड्यूसर आफ्टर चाइना एंड यूएस। अब ई वेस्ट से होने वाला जो हेजार्ड्स हैं, हेल्थ हेजार्ड्स, एनवायरमेंटल हेजार्ड बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके लिए फिर हमारी गवर्नमेंट ने इसको टैकल करने के लिए ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स लेके आए 2022 के अंदर, एंड दिस अप्लाइज टू एवरी मैन्युफैक्चरर, प्रोड्यूसर, रिफर्बिशर, डिसमेंटलर एंड रिसाइकलर, ठीक है। तो ये जो भी ई वेस्ट से रिलेटेड जो भी लोग हैं उसके सप्लाई चेन में, चाहे मैन्युफैक्चरर है, चाहे प्रोड्यूसर है, चाहे रिफर्बिशर मतलब उसको ठीक करके वापस बेचने वाला, उसको डिसमेंटल करने वाला और उसको रिसाइकल करने वाला, सभी के ऊपर ये ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल लगेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पे भी एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिजीम जो है वो गवर्नमेंट ने ला दिया था, विच वर इंट्रोड्यूस अंडर द ई वेस्ट हैंडलिंग रूल्स 2011, ठीक है। तो ये था विद रिगार्ड्स टू ई वेस्ट। नेक्स्ट इनविजिबल ई वेस्ट, ये कोई काम का नहीं है, ये बेसिकली यही था कि ऐसा कुछ ई वेस्ट है जो कि जनरली हम ध्यान नहीं देते जिसके ऊपर, उसको इनविजिबल ई वेस्ट बोलते हैं। जैसे कि यूएसबी केबल्स, तो ये छोटे छोटे जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं जिन पे ध्यान नहीं दिया जाता, उन्हें हम इनविजिबल ई वेस्ट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, वन स्टॉप सेंटर फॉर जीरो वेस्ट। तो गवर्नमेंट लॉन्च कर रही है वन स्टॉप सेंटर जहाँ पे रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज, जो 3 Rs बोलते हैं ना एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव में, तो उन चीज़ों के ऊपर काम करने वाला हम एक जीरो वेस्ट सेंटर बना रहे हैं। और दीज जीरो वेस्ट सेंटर्स वुड बी सेटअप अंडर अ नेशन वाइड कैंपेन, मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर, माई लाइफ माई क्लीन सिटी, अंडर द स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.2, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें याद रखनी है, बाकी इससे ज़्यादा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट देखो, इंटरनेशनल डे ऑफ ज़ीरो वेस्ट, IDZW। तो बेसिकली एक हम लोगों ने एक डे सेलिब्रेट करा है जो कि सर्कुलर इकोनॉमी का जो इम्पोर्टेंस है या उसका जो कल्चर है उसको प्रमोट करेगा, ताकि हम मिनिमाइज करें या प्रिवेंट करें वेस्ट जनरेशन को,
राइट। तो 30 मार्च को हम लोग सेलिब्रेट करेंगे द इंटरनेशनल डे ऑफ ज़ीरो वेस्ट अकॉर्डिंग टू UNGA, ठीक है। तो ये जो डे है दिस इज फैसिलिटेटेड बाय UNEP एंड द UN हैबिटेट, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट द वेस्ट पार्ट, ठीक है। वेस्ट पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखो कुछ इससे रिलेटेड इंटरनेशनल कन्वेंशन ट्रीटीज जो हमें पता होनी चाहिए। पहला है मीना माता कन्वेंशन। तो मीना माता कन्वेंशन सब लोग जानते हैं मरकरी के बारे में। तो ये जो कन्वेंशन था दिस वाज adopted in 2019 at Geneva and came into force in 2017 और ये वर्ल्ड का ओनली ग्लोबल बाइंडिंग ट्रीटी है टू प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट फ्रॉम द इम्पैक्ट्स ऑफ मरकरी, ठीक है। मरकरी बहुत ही एक हार्मफुल हैवी मेटल है और उससे प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोगों ने ये कन्वेंशन बनाया। और ये कन्वेंशन का नाम मीना माता क्यों पड़ा? बिकॉज ये जो डिजीज़ है ये मीना माता शहर था इन जापान, वहाँ पे फैला था और उसी कारण इस डिजीज़ को हम मीना माता डिजीज़ के नाम से जानते हैं, राइट। सो इसमें 144 पार्टीज़ है, 128 सिग्नेटरीज है। इंडिया इज़ ऑल्सो अ सिग्नेटरी, ठीक है। तो याद रखना इंडिया ने भी इसको ज्वाइन कर रखा है। तो अभी इसका 5th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुआ, कहाँ पे हुआ? जिनेवा के अंदर हुआ, जहाँ पे बात किया गया कि हम लोग फेज आउट कर देंगे सर्टेन बैटरीज, स्विचेस, रिलेज एंड फ्लोरोसेंट लैम्प जो कि मरकरी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बहुत सारी बैटरीज होती है जिनमें मरकरी इस्तेमाल होता है, राइट। तो उनको फेज आउट कर देंगे। इसके अलावा फेज डाउन कर देंगे डेंटल अमेलगम, ठीक है। अमेलगम क्या होता है? ये बेसिकली मरकरी का एक मिक्सचर होता है, राइट। राइट, जैसे हम बोलते हैं ना अलॉय होता है, अलॉय मतलब मेटल्स का मिक्सचर। तो जब उस मेटल के मिक्सचर में आप मरकरी इस्तेमाल करें तो उसे हम अमेलगम बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा नो मरकरी लेवल विल बी अलाउड इन कॉस्मेटिक। कॉस्मेटिक में कोई भी मरकरी का लेवल 0 होना चाहिए, राइट। तो इनफैक्ट हम बोलते हैं ना डिफरेंट पॉल्यूटेंट्स का एक सेफ लेवल ऑफ एक्सपोजर होता है। मतलब अगर पॉल्यूशन की भी बात करें तो पॉल्यूशन का भी एक सेफ लेवल होता है, PM 2.5, PM 10, इनका भी एक सेफ लेवल होता है। लेकिन मरकरी का कोई सेफ लेवल नहीं है। मरकरी बिल्कुल छोटे से अमाउंट में भी हमारे लिए डेंजरस है, राइट। और ये एक नेचुरली अकरिंग मटेरियल है जो कि हमें माइनिंग के दौरान मिलता है, राइट। और का थोड़ा सा अमाउंट भी काफ़ी टॉक्सिक होता है नर्वस सिस्टम के लिए, थायराइड, किडनीज और बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को खराब कर सकता है, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए मरकरी के बारे में। और दिस इज ओनली मेटल विच इज इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, ओनली मेटल एट लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। तो ये एक ट्रिवियल सी इंफॉर्मेशन होगी इसके बारे में। अब इंडिया ने ये जो रेटिफाई किया है मीना माता कन्वेंशन, इसके अंदर थोड़ी सी चेंज किया है, ठीक है। रेटिफिकेशन का मतलब आपको पता ही अपने डोमेस्टिक लेजिस्लेशन में उसे इम्प्लीमेंट करना। तो इंडिया ने इसे रेटिफाई किया 2018 में, जिसमें उन्होंने बात किया कि थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रखी कि हम जो मरकरी बेस्ड प्रोडक्ट्स का जो एक तरीके से फेज आउट है वो करेंगे अप टू 2025, ठीक है। 2025 तक हम लोग इंडिया के अंदर जो यूसेज है मरकरी का इन डिफरेंट प्रोडक्ट्स जहाँ पे वो कहीं ना कहीं ह्यूमन या एनवायरनमेंट से कॉन्टैक्ट में है उसको एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। ये पता होना चाहिए। आगे देखो नेक्स्ट, UN ग्लोबल फ्रेमवर्क ऑन केमिकल्स, ज़्यादा काम का नहीं है, ठीक है। इन द सेंस ये पता होना चाहिए ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन केमिकल मैनेजमेंट कहाँ पे हुआ? बॉन, जर्मनी के अंदर हुआ और ये इसका 5th एडिशन था। तो ये जो ग्लोबल फ्रेमवर्क ऑन केमिकल फॉर अ प्लानट फ्री ऑफ हार्म फ्रॉम केमिकल एंड वेस्ट, तो यहाँ पे 28 टारगेट हम लोगों ने रखे हैं ताकि हम रिस्पॉन्सिबली मैनेज कर सकें केमिकल एंड वेस्ट को, राइट। तो इससे रिलेटेड जो चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो कन्वेंशन हम लोग ऑलरेडी भी पढ़ चुके हैं विच इज़ बेसल कन्वेंशन, तो ट्रांसबाउंडरी मूवमेंट ऑफ हिजार्डियस वेस्ट के लिए था। फिर रॉटरडैम कन्वेंशन था, प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट फॉर सर्टेन हिजार्डियस केमिकल एंड पेस्टिसाइड्स। फिर स्टॉकहोम कन्वेंशन था 2001 का, POP के लिए, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स के लिए। और ये 3 कन्वेंशन तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। एक और कन्वेंशन है कॉल्ड वाईगानी कन्वेंशन 1995। तो ये बेसिकली कन्वेंशन जो है दिस इज रिलेटेड टू द इम्पोर्ट ऑफ हिजार्डियस एंड रेडियो एक्टिव वेस्ट इनटू फोरम आइलैंड कंट्रीज एंड टू कंट्रोल द ट्रांसबाउंडरी मूवमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ हिजार्डियस वेस्ट विद इन सदर्न पैसिफिक रीजन, ठीक है। तो ये थोड़ा सा लिमिटेड रेंज में है, एक स्पेसिफिक एरिया के बारे में बात करता है, राइट। तो ये सारी कन्वेंशन है विच रिलेट्स टू द हिजार्डियस केमिकल्स। तो ये सारे कन्वेंशन पता होना चाहिए। बाकी ये वाला जो कॉन्फ्रेंस है दिस इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इतने पार्ट में कोई एडिशन करना है किसी को? 2-3 एडिशंस थे।
वो मर्क्यूरी पे भी क्वेश्चन आया था 2023 प्रीलिम्स में, उसमें भी वो था देयर इज़ नो नॉन सेफ लेवल ऑफ एक्सपोजर। और एक ऊपर हमने फोटोकेमिकल स्मॉग देखा था ना, उस पे भी एक मेंस में आया था कुछ, गुटेनबर्ग प्रोटोकॉल था उससे रिलेटेड। और ये पीईटी बॉटल्स देखे ना हमने, उस पे 2022 में पीवाईक्यू था, उसमें एक स्टेटमेंट था ट्रू और फॉल्स बताना। उसमें ऐसा लिखा था कि ऑल अल्कोहल एंड बेवरेजेस कैन बी स्टोर्ड इन दिस पेट बॉटल या दिस टाइप ऑफ, तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा ये? ट्रू होगा ना। ऑल बेवरेजेस कैसे होंगे, ऑल अल्कोहल और बेवरेजेस कुछ एक्सट्रीम हो जाएगा वो ना, कुछ अलग केमिकल रिएक्शन भी हो सकते हैं, तो फॉल्स है वो स्टेटमेंट। अच्छा इजी था वैसे वो क्वेश्चन। ठीक है, तो मे बी अभी इसीलिए रखा होगा बिकॉज कम्प्लीटली फेज आउट नहीं कर सकते क्योंकि कहीं ना कहीं तो इसका यूज़ है ही मरकरी का, और धीरे धीरे प्रोडक्ट से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे अभी बैटरी ये देखोगे ना, तो इसमें ऐसा नहीं बोला कि बिल्कुल ही बाहर कर दो, राइट। यहाँ पे कुछ एक बैटरी स्विचेस, कुछ ऐसे कंपोनेंट जहाँ पे इसके रिप्लेसमेंट हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, तो उनको फेज आउट करने की बात करें। बाकी अभी तक तो ऐसा कुछ डायरेक्ट तो नहीं मिला कि बिल्कुल ही ख़त्म ही कर देना इसको। ठीक है, देखता हूँ एक बार मैं। ओके सर। ठीक है, देखते हैं। बोले फिर आगे चलो, नेक्स्ट देखो, इंसिडेंट एंड ट्रैफिकिंग डेटाबेस ITDB। तो ये वाला न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है ने ये बेसिकली एक डेटाबेस या एक इनिशिएटिव रन करते हैं जहाँ पे रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन की वो ट्रैकिंग करते हैं। ठीक है, तो ये जो इंसिडेंट एंड ट्रैफिकिंग डेटाबेस है, दिस वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द IAEA सेक्रेटेरिएट इन 1995, जहाँ पे वो पार्टीज़ को, मतलब स्टेट्स को हेल्प करता है in information sharing about illicit trafficking and other related unauthorized activity involving nuclear and other radioactive waste. ठीक है, so this is part of IAEA's nuclear security plan, जहाँ पे वो स्टेट्स को असिस्ट करता है इन एस्टैब्लिशिंग, मेंटेनिंग एंड सस्टेनिंग नेशनल न्यूक्लियर सिक्योरिटी रिजीम। ठीक है, ताकि कोई भी न्यूक्लियर थ्रेट ना देखने को मिले और उससे कोई न्यूक्लियर एक्सीडेंट ना हो। ठीक है, इतना ही था इसमें जानने लायक। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट चैप्टर है हमारे लिए बायोडाइवर्सिटी का, इंटरनेशनल कन्वेंशन, ट्रीटीज़ एंड इनिशिएटिव। इसमें है पहला ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड, GBFF। तो दिस वाज रिसेंटली रेटिफाइड एंड लॉन्च एट द 7th असेंबली ऑफ ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी। ठीक है, तो ये जो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड है, दिस इज फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यूनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, KMGBF। इसके बारे में आई एम श्योर सभी ने सुना ही होगा। ठीक है, तो ये जो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड है, दिस वुड बी रिप्रेजेंटेड बाय अ काउंसिल, जिसे हम ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड काउंसिल बोलेंगे। इसमें 16 डेवलपिंग कंट्रीज होंगे एज मेंबर, 14 डेवलप्ड कंट्रीज होंगे और 2 मेंबर्स फ्रॉम कंट्रीज ऑफ सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप एंड फॉर्मर सोवियत यूनियन। ठीक है, तो ये 3 कैटेगरीज होंगी और टोटल मिला के 32 मेंबर्स होंगे इसके अंदर। और इस फंड का काम क्या है, जो क्यूनमिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर जो हम फ्रेमवर्क बना रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो फंडिंग होगी वो ये फंड जो है हमें प्रोवाइड करेगा। ठीक है, इसका जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो कौन करेगा, वर्ल्ड बैंक विल एक्ट एज द ट्रस्टी ऑफ दिस फंड। ठीक है, अब इस फंड की एलोकेशन की बात करें तो 20% जो फंड है वुड सपोर्ट इंडिजीनियस लेड इनिशिएटिव, मतलब जो ट्राइबल कम्युनिटी किसी बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट या कंजर्व करने के लिए जो इनिशिएटिव चला रही होंगी उनको फंड करेगी डायरेक्टली, और प्रायोरिटाइज करेगी स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग नेशंस एंड लीस्ट डेवलपिंग नेशंस। राइट, तो उन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा क्योंकि उन लोगों के पास फंड नहीं है। राइट, नेक्स्ट, क्यूनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क की बात करें तो दिस वाज अडॉप्टेड इन 2022 एट COP15 हेल्ड इन मॉन्ट्रियल टू द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो UNCBD का ये 15th COP था। ठीक है, COP15 था जहाँ पे ये क्यूनमिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, सॉरी क्यूनमिंग मॉन्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क आया। इस बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क को हम लोग क्यों लेके आए, बिकॉज आईची बायोडाइवर्सिटी जो टारगेट्स थे दे एक्सपायर्ड इन 2020,
तो उसको रिप्लेस करने के लिए हम लोग ये जो कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क है इसको लेके आए थे। एंड दीज आर नॉन बाइंडिंग, ठीक है, याद रखना बाइंडिंग नहीं है। इसके अंदर 4 गोल्स है फॉर ईयर 2050 एंड 23 टारगेट्स हैं फॉर 2030, राइट। तो ये पता होना चाहिए। आईची टारगेट्स तो सभी को पता होंगे, कितने टारगेट्स थे आईची टारगेट्स टोटल, आइडिया? आइडिया है किसी को 21? कितने? 20 टारगेट्स थे, ठीक है, तो पता होना चाहिए। और कितने अचीव किए थे हम लोगों ने, इसके बारे में कोई आइडिया है? एक भी नहीं शायद। करेक्ट, एक भी नहीं किया था, सभी में फेल हो गए थे। तो अब ठीक है, काम करना है तो फिर नए टारगेट्स लाने पड़ेंगे। फॉर दैट रीज़न हम लोग कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क लेके आए। इसका नाम कुनमिंग मॉन्ट्रियल क्यों रखा गया? क्योंकि ये जो मीटिंग थी 2 फेजेज में हुई थी। आधा जो था ये कुनमिंग चाइना के अंदर हुआ था और बाकी आधा जो है मॉन्ट्रियल के अंदर हुआ था। फॉर दैट रीज़न नाम कंबाइंड है, कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। अब इसमें जो टारगेट्स है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है 30/30 डील। तो 30/30 डील बेसिकली क्या बोलता है कि हम लोग 30% जो लैंड और जो मरीन या कोस्टल इकोसिस्टम है उन्हें प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। 30% लैंड और 30% मरीन, राइट, जो इकोसिस्टम उसको हम इसके अंडर प्रोटेक्ट करेंगे। फिर जो रेट है ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ इन्वेजिव एलियन स्पीशीज उसको कम करेंगे, कट करेंगे ग्लोबल फूड वेस्टेज को बाय हाफ। इसके अलावा जो लॉस हो रहा है हाई बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंस एरियाज का उसको रिड्यूस करके ज़ीरो कर देंगे। और 500 बिलियन यूएस डॉलर्स का एनुअल जो हार्मफुल गवर्नमेंट सब्सिडीज दी जा रही है जिससे बायोडाइवर्सिटी हैम्पर हो रही है उसको रोकेंगे, उसको रिड्यूस करेंगे। एंड मोबिलाइज करेंगे $200 बिलियन इन बायोडाइवर्सिटी फंडिंग गैप, ठीक है। तो आपको पता है पेरिस डील के अंदर तो $100 बिलियन ही लाना था। यहाँ पे टारगेट और भी ज़्यादा एडवांस है, यहाँ पे $200 बिलियन की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। ये तो 23 टारगेट्स हो गए जो कि 2030 तक अचीव करने हैं, वो देखे हम लोगों ने। और जो 4 टारगेट्स है जो कि 2050 में अचीव करने हैं उसमें सिंपल से ही टारगेट्स हैं, उसमें ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है। बस आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, वहाँ पे 2050 में हम लोग जो फाइनेंसिंग का टारगेट है वो $700 बिलियन करने की सोच रहे हैं, ठीक है। तो दिस वॉज अबाउट द कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। इसके पार्ट में कोई एडिशन कुछ करना है या कोई डाउट है तो बताइए। ऑलराइट, ठीक है, तो फिर आज के यहीं स्टॉप करते हैं। विल रिज्यूम विद द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ जीएफ, वहाँ से करेंगे कल। तो अभी के लिए एंड करते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग गाइस, बाय बाय, गुड नाइट। Thank you, sir.